हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो क्लास है यह ज्योग्राफी का क्लास होने वाला है और जिसमें से कि चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं भारत का भौतिक स्वरूप से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर विद एक्सप्लेन के साथ आज के क्लास में करवाया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कल का जो पहला चैप्टर हुआ था वो मैं इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। कल का क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आप लोग पहला क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 1 देख लीजिए और ये ज्योग्राफी का जो है दूसरा चैप्टर है जो कि आज के क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, टीआरई 4 में आपको ज्योग्राफी में कम से कम 18 से 20 प्रश्न पूछा जाएगा। अगर पीआरटी वाले जो तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 क्लास के लिए, उनको ज्योग्राफी में 18 से 20 प्रश्न एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ये आप कंफर्म रहिए। और जो 6 to 8 9th 10th 11th 12th का तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं भी है तो आपको जीएस में 40 नंबर का जो जीएस का आएगा आपका प्रश्न, उसमें ज्योग्राफी का प्रश्न भी देखने को मिलेगा। अगर आप यह क्लास कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा टीआरई 4 में, चाहे आप किसी भी क्लास का तैयारी क्यों ना कर रहे हो। और जिसका अगर ज्योग्राफी ऑनर्स होगा फ्रेंड्स, चाहे 9th 10th या 11th 12th में, तो उनके लिए यह क्लास तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में ज़्यादातर मैं एनसीईआरटी का ही प्रश्न इसमें करवाऊंगा और यह जो एमसीक्यू क्लास है ये डेली आपका चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, आप लोग का जो टीआरई 4 का जो मैं क्लास करवा रहा हूँ, इस चैनल पे बहुत सारा सब्जेक्ट का क्लास कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास कंप्लीट हो गया है, बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी का थ्योरी क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। सबसे पहले आप थ्योरी क्लास देखिए चैप्टर वाइज, तभी आप एमसीक्यू जब पढ़िएगा तो आपको कोई भी डाउट रहेगा थ्योरी पढ़ने के बाद तो एमसीक्यू पढ़ने के बाद आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। अगर आप चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर दें। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ अवस्थित है, तो यह पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग दमन से गोवा तक है। दूसरा है मालाबार तट जो कि केरल में है, ये कहाँ पर अवस्थित है, तो पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। उत्तरी सरकार, यह है पूर्वी तट के उत्तरी भाग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का भूभाग। आगे कोरोमंडल, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय मैदान। आगे प्रश्न है, पाक जलमंडल मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। तो यह अलग होता है श्रीलंका। आगे प्रश्न है, पाक जलमंडल मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संधि है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस जलमंडल मध्य का नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपके टीआरई 4 में पूछा जा सकता है। आगे प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। तो यह किन देशों में विवाद है, तो इसका सही आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। इसका व्याख्या में देखेंगे कि सियाचिन हिमनद ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। इस हिमनद में स्थित रेमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी स्योक निकलती है। आगे प्रश्न है कि व्हीलर द्वीप का क्या नाम, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, यानी कि व्हीलर द्वीप जो है उनका नया नाम क्या है।
तो इसका सही आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। इसका व्याख्या में देखेंगे कि व्हेलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया है। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। फ्रेंड्स, यह क्लास अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ज्योग्राफी में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तैयारी 4 में ज़्यादातर प्रश्न इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको चैप्टर वाइज डेली MCQ का ज्योग्राफी का क्लास करवाऊंगा NCERT बेस्ड, और इस चैप्टर से कम आपको 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर यह क्लास आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो का आप दोबारा 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? यह है मरीना तट। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? यह है अंडमान द्वीप समूह में। बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ है बंजर, जहां कोई नहीं रहता हो। इस द्वीप पर भी कोई मानव बसाव नहीं है। आगे प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये BBI आप प्रश्न नोट डाउन कर सकते हैं। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदू कुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। तो फ्रेंड्स, यह प्रश्न को आप अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लें। तैयारी 4 में यह प्रश्न आने का प्रबल संभावना है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो यह है शिपकिला। शिपकिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है, जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के समीप एक सक्रिय घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। यह सिक्किम के नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा माना जाता है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो यह नाथुला दर्रे को पार करना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रे, सिक्किम और लिपुलेख दर्रे, जो कि उत्तराखंड में है, को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत चुंबी घाटी से जोड़ता है, जबकि लिपुलेख दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में भारत, उत्तराखंड, तिब्बत, चीन के मध्य स्थित एक दर्रा है। तो ध्यान रखिएगा यह प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? यह है दक्षिणी व लिटिल अंडमान। हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जलमंडल मध्य है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का भाग है, जो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व में अंडमान सागर स्थित है।
आगे प्रश्न है, वृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है, तो क्या है इसका आंसर है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। सॉल्यूशन में कि लद्दाख वृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में स्थित है। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको बताना हेमिस नेशनल पार्क। आगे प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया? तो यह रखा गया भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। 1865 में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था। ध्यान रखिएगा यह प्रश्न को। आगे प्रश्न है, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो यहाँ स्थित है कि काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। आगे प्रश्न है, साल्टोरा पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो यह है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। यह श्रेणी औसत रूप से 300 से 80 मीटर तक ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिमी में अहमदाबाद से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 मीटर यानी 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा यह प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है, तो कहां पर स्थित है? तो यह पूर्वांचल पर्वतमाला में। जितने भी मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं फ्रेंड्स, ये सभी आपके TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट है और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि जितने मैं आपको क्लास अभी तक थ्योरी करवाया हूं NCERT का, वहीं से आपका प्रश्न को पूछा जाएगा। लगभग 20 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो मैं MCQ आपको करवा रहा हूँ अभी, उसी चैप्टर का है। जो मैं थ्योरी कंप्लीट करवा दिया हूँ उसी का सेम टू सेम, जैसे वहाँ पर इस चैप्टर का थ्योरी हुआ है, वही सेम चैप्टर का यहाँ पर MCQ हो रहा है। तो आप यकीन मानिए, आपका प्रश्न कहीं से भी बाहर से नहीं बनेगा। जितना मैं क्लास करवा दिया हूँ और अभी करवा रहा हूँ, यहीं से आपका सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन दिया है, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। इस श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी और गारो पहाड़ियां सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो यह है पीर पंजाल। आगे प्रश्न है, यानी व्याख्या में देखेंगे, पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जबकि अराकन न्योमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। आगे है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है।
इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकटक 1036 मीटर है। सोन, नर्मदा व महानदी नदियों का उद्गम अमरकटक पहाड़ियों से ही होता है। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। आगे प्रश्न है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में। नल्ला मल्ला पहाड़ियां पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है जो आंध्र प्रदेश, कुर्नूल, नेल्लोर, गुंटूर, प्रकाशम, गुड्डप्पा और चित्तूर एवं तेलंगाना, महबूब नगर एवं नलगोंडा राज्यों में विस्तृत है। बहरानी कोडा नलमल्ला पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है। आगे प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग दक्षिणी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। इस सघन तटीय क्षेत्र के 3 उप विभाग किए जा सकते हैं: उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान एवं तमिलनाडु का मैदान। आगे प्रश्न है, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है K2 गॉडविन ऑस्टिन। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी 8611 मीटर है। आगे प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। सॉल्यूशन है कि माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। माजुली आर्द्रभूमि की श्रेणी में शामिल पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट है। आगे प्रश्न है, सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाकिस्तान सीमा पर। व्याख्या में देखेंगे कि सर क्रीक भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित एक दलदलीय क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति एवं इसके प्रभाव से यह भूभाग जलमग्न रहता है। व्याख्या में देखेंगे, अराकानियोमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है। इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी का कुछ भाग भारतीय राज्य असम, नागालैंड एवं मिजोरम में विस्तृत है। इस प्रकार यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न आपको TRE 4 में देखने को मिल सकता है। आगे प्रश्न है, हिमालय और के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो क्या नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। सॉल्यूशन देखेंगे, निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली लंबवत घाटियां, कौनधारी वन तथा अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार तथा उत्तराखंड में इसे वुग्याल या प्यार अन्य नाम से भी जाना जाता है। देहरादून
एवं हरिद्वार इसी का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न आपको TRE 4 में पूछा जा सकता है। आगे प्रश्न है कि अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दक्षिणी। सॉल्यूशन है कि लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूहों को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। अरब सागर में स्थित मिनिकॉय स्थानीय नाम मलिक भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक एटॉल है। यहाँ मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा यह प्रश्न को। आगे है प्रश्न के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिहांग महाखंड। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो यह है नीलगिरी पहाड़ियां। व्याख्या में देखेंगे कि नीलगिरी श्रेणी भारत की दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। पूर्वी तट एवं पश्चिमी घाट यहीं पर मिलते हैं। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे प्रश्न है सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। सतलज तथा काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक भूभाग उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनगिरी, गंगोत्री आदि इस श्रेणी की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। गंगा, यमुना तथा रामगंगा नदियों का उद्गम इसी श्रेणी से होता है। इस श्रेणी के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। तो याद रखिएगा यह प्रश्न को। आगे प्रश्न है तीस्ता और दिहांग नदियां के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है? तो यह है असम। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी के विस्तार को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम में तसांग पो नदी से लेकर पूर्व में भूटान की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। इस प्रकार इस श्रेणी का विस्तार दक्षिणी पूर्वी तिब्बत, उत्तरी असम, सिक्किम, भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश में है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा है। दिहांग महाखंड इसी क्षेत्र में स्थित है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को। सॉल्यूशन देखेंगे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं। यह दक्कन का पठार के पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये पहाड़ियाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। ध्यान रखिएगा यह प्रश्न को। आगे प्रश्न है केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को कहते हैं मालाबार का तट। ऑप्शन बी सही आंसर है। केरल तट को मालाबार तट कहते हैं, जो कि मंगलुरु से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत
लंबा और सकरा समुद्र तटीय क्षेत्र है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में अरब सागर से लगा हुआ है। यह दक्षिणी भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध यह तट अपने मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो क्या जोड़ता है? ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को। इसका व्याख्या देखते हैं। जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है जो पंजाब हिमालय में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। शीत ऋतु में यह दर्रा आवागमन के लिए बंद रहता है। ध्यान रखिएगा यह प्रश्न को। आगे प्रश्न है, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो यह था ऑप्शन सी टेथिस सागर। हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक काल से होकर संपन्न हुआ है। पूर्व में इस पर्वत के स्थान पर टेथिस भूस्थिति थी जो भारतीय प्लेट को यूरेशियाई प्लेट से अलग करती थी। इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण दोनों को संलग्न अग्रभूमियों में निक्षेपित अवसाद पर दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिनसे कुनलुन एवं हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हुआ है। आगे प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो यह ऑप्शन है लद्दाख और पीर पंजाल। सॉल्यूशन है कि भारत में कुल्लू घाटी लद्दाख पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो व्यास नदी घाटी में स्थित है। यह घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा यह प्रश्न को। आगे प्रश्न है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट सैडल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सॉल्यूशन देखेंगे कि सैडल चोटी उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई 732 मीटर है। यह सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैडल चोटी के ढलान से ही कलपोंग नदी का उद्गम होता है। आगे प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम होता है। वह सीमा रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते हैं वृक्ष रेखा कहलाती है। वर्षा की अधिकतम व ढलान के कारण पूर्वी तथा मध्य हिमालय में ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक, जबकि पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा का मान 3300 से 3600 मीटर रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान कम होता है। तो याद रखिएगा यह प्रश्न को। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो यह है ऑप्शन डी लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। सॉल्यूशन है कि भारत चीन एवं पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित स्थल पर अक्साई चीन अवस्थित है। वर्ष 1962 में के भारत चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर अक्साई चीन पर चीन ने अधिकार कर लिया। तभी से यह दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। अक्साई चीन क्षेत्र में ही लद्दाख पठार भी अवस्थित है। तो याद रखिए कि यह प्रश्न VBI आपके TRE 4 के लिए हो सकता है। आगे प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो यह है गोंडवाना, भारत में नवीनतम है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यह पार करती है पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अटल टनल हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। आगे प्रश्न है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोवरीय मैदान का। व्याख्या में दिया है कि झीलों में अवसादों के निक्षेपण से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाते हैं। जैसे इम्फाल बेसिन, कश्मीर घाटी पवनों द्वारा निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान लोएस लॉस कहलाते हैं। इनका निर्माण मरुस्थलीय प्रदेशों से दूर पवनों द्वारा लाए गए बालू के निक्षेपण से होता है। हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान टील मैदान एवं आउटवाश मैदान कहलाते हैं। पर्वतीय भाग से नीचे उतरती नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के मंद ढाल क्षेत्र में निक्षेपण से जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। आगे प्रश्न है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पालनी पहाड़ी पर स्थित है। सॉल्यूशन है, कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में पालनी की पहाड़ी पर अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमलाई पहाड़ी पर स्थित है। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से सोन और नर्मदा नदी निकलती है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरनार। दिए गए विकल्पों में से गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। अन्य सभी पहाड़ी पर चाय के बागान स्थित हैं। कानन देवन पहाड़ी केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यहाँ 1870 के दशक में चाय बागान की शुरुआत हुई। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की सिक्किम से संलग्न सीमा में अवस्थित एक प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। आगे प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा, महादेव मैकाल और छोटा नागपुर। आगे प्रश्न है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। सॉल्यूशन है, शांत घाटी केरल के पालघाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कुंती नदी का उद्गम क्षेत्र इसी शांत घाटी के वर्षा वनों से होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाथुला, अरुणाचल प्रदेश। प्रमुख दर्रा फ्रेंड्स अब पढ़ेंगे। आपको एग्जाम में यहाँ से दर्रे से रिलेटेड एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। पहला है नाथुला जेलेपला, ये
कहाँ पे अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। माना दर्रा, नीति लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में। तीसरा है सिपकी ला रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा है लद्दाख में। बोमडीला यांगपे दीपू कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। थालघाट भोरघाट दर्रा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। पालघाट दर्रा है केरल में। दर्रा से रिलेटेड एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप TRE 4 का तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और जो मैं आपको क्लास करने दे रहा हूं आप अच्छे से अगर क्लास कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि कम पढ़िए लेकिन बार बार रिवीजन करके पढ़िए। आप लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत सारा नोट्स के चक्कर में रहते हैं कि यहाँ से भी कुछ मिल जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए, ये वीडियो वो वीडियो, लेकिन आप लोग जो महत्वपूर्ण कंटेंट होता है उसको नहीं पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। जितना मैं आपको प्रश्न करवाया इस चैप्टर में, यह चैप्टर से बार बार प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप क्लास करने के बाद प्रीवियस ईयर जब आप मारेंगे, TRE 3 तक जब सेट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ यहीं से TRE 3 तक प्रश्न पूछा गया था। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मैराथन कंप्लीट करा दिया है। 9.25 घंटे की क्लास है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है और मैं मॉडर्न हिस्ट्री का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ज्योग्राफी थ्योरी क्लास भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप अगर थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। साइंस का बायोलॉजी क्लास भी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, NCERT बेस्ड, और सभी चैप्टर वाइज मैंने करवाया थ्योरी। आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा क्लास का प्लेलिस्ट है। आप लोग शुरू से क्लास जरूर कर लें जिससे आपका TRE 4 में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास मैं आपको अभी करवाया MCQ, ये डेली आपका चैप्टर वाइज MCQ में करवाता जाऊंगा क्योंकि मैंने ज्योग्राफी का पूरा थ्योरी कंप्लीट करा दिया है। अब उसका MCQ ही आप लोगों का डेली चलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और फ्रेंड्स, कोई अगर नए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। मैं सब्सक्राइब करने और बेल आइकन प्रेस करने इसलिए बोलता हूँ कि ताकि जब भी इस चैनल पर क्लास हो, वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज आ रहा था कि सर आप क्लास जब करवाते हैं मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपने सब्सक्राइब बहुत कोई नहीं किए होंगे, और जो कर भी लिए होंगे सब्सक्राइब वो बेल आइकन को प्रेस नहीं किए होंगे। बेल आइकन ऑन करने से होता है क्या, जब भी क्लास अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा यही है, जो मेरे से जुड़े हैं, मेरा एक ही मैं सोचता हूँ, मैं थिंक है कि आप सभी का रिज़ल्ट TRE 4 में हो जाए। जो लोग मेरे से जुड़े, मैं नहीं चाहता कि किसी एक का भी छूटे। TRE 3 में बहुत कैंडिडेट का 1 नंबर 2 नंबर से एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ। तो वही मैं कहता हूँ फ्रेंड, अच्छे से आप लोग एफर्ट लगा दीजिए। इस बार TRE 4 में आपको 100% सिलेक्शन लेना है। अगर इस बार नहीं ले पाए तो फिर कभी नहीं ऊपर ले पाइएगा, क्योंकि TRE 5 कब आएगा कोई नहीं जानता, वो गर्त की बात है। लेकिन TRE 4 बहुत जल्द आने वाला है, फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर उधर का न्यूज़ में मत पढ़िए कि बाद में आएगा TRE 4, लेट से होगा, ये सब के चक्कर में मत पढ़िए। अच्छे से आप लोग क्लास करिए, जो कह रहा है कहने दीजिए, बस अपना पढ़ने में ध्यान दीजिए। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो उस समय पढ़ाई नहीं होता है, आपके पास अभी टाइम है, अच्छे से पढ़िए। जब एग्ज़ाम बहुत पास में आ जाएगा मैं आपको बस सिर्फ मैराथन क्लास का रिवीजन करवाते जाऊंगा ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो सके। और फ्रेंड्स, अगर कल का आप लोगों ने ज्योग्राफी का MCQ क्लास नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ कि BPSC TRE 4 ज्योग्राफी MCQ NCERT बेस्ड क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है। कल का पहला चैप्टर आप देख लीजिए, ये आज का जो है ये दूसरा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। और फ्रेंड्स, किसी को अगर कोई डाउट हो तो अपना कमेंट सेक्शन में आप कोई सवाल हो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जिस किसी को मेरे से बात करना हो
आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। इस क्लास का PDF नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया जाता है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहां पर BPSC Tier 4 से रिलेटेड जितने भी क्लास होती है और स्टडी मटेरियल सभी को प्रोवाइड ग्रुप में ही करवाया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, आपका कोई भी सवाल हो आप हमें पर्सनली टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सर से फ़ोन पर बात करनी है, तो मैंने अपना बहुत जगह हर वीडियो में नंबर दे रखा है। अगर आपके पास नंबर नहीं भी है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जिस किसी को भी अगर मेरे से बात करना हो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें या आप हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।